गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है फेज इक्विलिब्रियम, जिसके पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया। आज हम पार्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ठोस विलयनों के प्रकार और ठोस विलयन सर्वांगलनाक और असर्वांगलनाक वाले विलयन पढ़ते हुए आज हम कॉपर सल्फेट H2O सिस्टम पर पहुँचे हैं, जिसके लिए हमने एक फेज डायग्राम को भी बनाया है। अब तक हमने ठोस विलयनों में जो फेज डायग्राम बनाए थे उनमें यहाँ हमने टेम्परेचर की और यहाँ संघटन की बात की थी। ये फेज डायग्राम जो है वो दाब और संघटन के मध्य बनता है, जिसमें कॉपर सल्फेट जो है वो भी ठोस प्रकार है एक, और जो हमारा वाटर है H2 है वो भी हम ठोस अवस्था में ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बिंदु A से शो किया गया है। बिंदु A जो होता है वो जल के वाष्प दाब बिंदु को शो करता है, शुद्ध जल के वाष्प दाब बिंदु को। उसके अंदर हम कॉपर सल्फेट डालते जाते हैं और कॉपर सल्फेट डालने से हमें अलग अलग प्रकार के कॉपर सल्फेट के हाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O, CuSO4 5H2O प्राप्त होता है, तो जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट के पेंटाहाइड्रेट्स। उसके बाद में फिर और कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है, आगे हमें कॉपर सल्फेट के ट्राईहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद में फिर कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है और कॉपर सल्फेट के मोनोहाइड्रेट्स, और लास्ट में हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये एक कॉपर सल्फेट या CuSO4 H2O सिस्टम होता है, जिसके अंदर बिंदु A जो होता है वो शुद्ध जल के वाष्प दाब को शो करता है। जैसे ही इसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है तो A से B तक का जो वक्र बनता है या A से B तक का जो भाग है वो कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन या कॉपर सल्फेट के सांद्रण को शो करता है। ये मिलते हैं, बिंदु B पर आते हैं, फिर B से C पर जाते हैं। बिंदु B C जो है वो एक अचर बिंदु माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अवस्थाएं बनेंगी वो 3 बन जाएंगी। एक हमारे पास यहाँ पर संतृप्त विलयन होगा, एक हमारे पास यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का ठोस विलयन होगा, और एक हमारे पास में यहाँ पर जो बिंदु B से C पर जो शो करते हैं हम, वहाँ पर हमारे पास जलवाष्प होंगे। तो B से C तक हमें यहाँ पर ये बिंदु स्थिर बिंदु और अचर बिंदु कहा जाता है, क्योंकि बिंदु BC पर बिंदु जो BC है वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो संतृप्त विलयन होता है हमारे पास, और एक हमारे पास ठोस कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, और एक हमारे पास जलवाष्प होती है, जलवाष्प होती है। यहाँ पर जो स्थिति होती है, यहाँ इतनी दूर पर हमें कॉपर सल्फेट के 5H2O या पेंटाहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें या 3 प्रावस्थाएं प्राप्त होती हैं, तो P का मान कितना आता है, तो F बराबर C माइनस P+1, 2 कंपोनेंट 3 प्रावस्था +1, तो F बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आता है, इसलिए ये एक अचर सिस्टम माना जाता है। क्या माना जाता है? अचर सिस्टम माना जाता है। उसके बाद में
सी से डी तक आता है, कॉपर सल्फेट और मिलता है, इसके साथ में संतृप्त विलयन बनाने की फिर कोशिश करता है और डी से ई तक स्थिर हो जाता है। और ये बिंदु भी क्या होता है, चर बिंदु होता है, जहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट के ट्राईहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। कॉपर सल्फेट के ट्राईहाइड्रेट्स हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में ई से एफ तक फिर संतृप्त विलयन बनता है और उसके बाद में एफ से जी तक हमें एक एचर बिंदु प्राप्त होता है। तो जो एचर बिंदु बनते हैं, एक तो एचर बिंदु बी से सी तक बन गया या स्थिर बिंदु मान सकते हैं, एक डी से ई तक बनता है स्थिर बिंदु, जहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट के 3H2O या ट्राईहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ हमें CuSO4 5H2O प्राप्त होता है। उसके बाद में फिर कॉपर सल्फेट मिलता है, रिएक्शन करता है, फिर F और G पर FG पर मोनोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं और फिर G से H तक फिर एक संतृप्त विलयन बनता जाता है और H और I पर हमें फिर उसके बाद में कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये था CuSO4H2O सिस्टम। बहुत ईजी, मतलब बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही आसान सा। फेज डायग्राम भी बिल्कुल आसान, जब हमें फेज डायग्राम पता हो तो हम इसके बारे में अपने आप लिख सकते हैं। तो ये बिंदु जल के, शुद्ध जल के वाष्प दाब को शो करता है। उसमें जैसे ही कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, संतृप्त विलयन बनता है, रिएक्शन होती है उनके बीच में और बिंदु बी पर आकर स्थिर हो जाता है। बी से सी तक स्थिर रहता है क्योंकि प्रावस्थाएं 3 बन जाती है, स्वतंत्रता कोटि 0 आती है, एचर बिंदु माना जाता है और कॉपर सल्फेट या CuSO4 के 5H2O प्राप्त होते हैं। C से D तक आते हैं, संतृप्त विलयन बनता है। D से E तक जाते हैं तो कॉपर सल्फेट 3H2O प्राप्त होता है। E से F तक फिर संतृप्त विलयन बनता है और F से G तक CuSO4H2O प्राप्त होता है और फिर उसके बाद में G और H तक फिर एक संतृप्त विलयन बनता है और H से I तक CuSO4 हमें प्राप्त होता है। तो इस सिस्टम के अंदर हमें अलग अलग प्रकार के हाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं और एक मेन बात ये है कि ये जो फेज डायग्राम होता है टेम्परेचर और संगठन के बीच में ना बन करके दाब और संगठन के बीच में बनता है। तो ये सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने ठोस विलयनों की बात की थी, तो ठोस विलयनों के जो सर्वांग है, सर्वांगल नाप के जितने भी सिस्टम थे हमने कर लिए। उसके बाद में नया टॉपिक आता है हिमकारी मिश्रण। हिमकारी मिश्रण, हिमकारी मिश्रण क्या होता है? जो हिम को बनाने वाला जो मिश्रण होता है उसे हिमकारी मिश्रण कहा जाएगा। अब हिम क्या होती है? बर्फ होती है। जब हम बर्फ के अंदर नमक मिलाते हैं तो बर्फ का टेम्परेचर और कम हो जाता है और इस मिश्रण को ही क्या बोलेंगे? हिमकारी मिश्रण बोलेंगे। तो उसके टेम्परेचर में अत्यधिक कमी आ जाती है। जैसे गर्मी के दिनों में आइसक्रीम वाले एक डिब्बे के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक उस आइसक्रीम को रख सकते हैं, उसको पिघलने नहीं देते और उस डिब्बे से बाहर जैसे ही निकलती है वो आइसक्रीम पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके अंदर बर्फ़ तो डालते ही हैं और बर्फ़ डालने के साथ उस डिब्बे के अंदर नमक को डाल दिया जाता है ताकि उस बर्फ़ का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्फ़ जमती है, वो नमक क्या करता है उस बंद डिब्बे के अंदर और उस बर्फ़ के टेम्परेचर को और कम कर देता है। तो
बर्फ़ जब तक नहीं पिघलेगी तो आइसक्रीम भी नहीं पिघलेगी। इसका मतलब कई बार हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमें आइसक्रीम में नमक का टेस्ट भी आता है। तो कई बार क्या होता है कि जो आइसक्रीम के अंदर जो एक डंडी लगी होती है काठ की, वो कई बार नमक को अवशोषित कर लेती है, तो वो डंडा जो होता है उसमें नमकीन टेस्ट हो जाता है और वो आइसक्रीम जब हम खाते हैं तो उसमें हमें नमक का टेस्ट आता है। हम ऐसे सोचते हैं और या बोलते हैं कि आइसक्रीम में नमक डाल रखा है क्या, ऐसी कंडीशन होती है। तो उस बंद डिब्बे के अंदर जो मिश्रण है किसका, बर्फ़ का और नमक का, वो क्या है, हिमकारी मिश्रण है। क्या है, हिमकारी मिश्रण है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं KiH2O सिस्टम। KiH2O सिस्टम, अगर हमारे पास में Ki और H2O का सिस्टम हो तो वो किसको शो करता है, हिमकारी मिश्रण को शो करता है। क्योंकि H2O की जगह तो हम क्या काम में लेते हैं, बर्फ़ लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, Ki डालते हैं या पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। तो जो वाटर या बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है उसको वो Ki क्या कर देता है, कम कर देता है, और कम करता है तो उसे KiH2O सिस्टम बोला जाता है या फिर उसे हिमकारी मिश्रण बोला जा सकता है। तो KiH2O सिस्टम जिसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका। ये KiH2O सिस्टम जिसके अंदर ये KiH2O सिस्टम जिसके अंदर हमने यहाँ फेज डायग्राम के अंदर टेम्परेचर को और यहाँ पर हमने संगठन को शो किया। KiH2O सिस्टम का मतलब एक हम वाटर ले रहे हैं, दूसरा Ki ले रहे हैं, और Ki कौन सा, ठोस Ki ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ठोस पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं। तो जो वाटर ले रहे हैं वो हम वाटर ना लेकर के क्या ले रहे हैं भाई, बर्फ़ ले रहे हैं, H2O की बर्फ़ ले रहे हैं।
तो बर्फ़ लेकर के और प्लस उसमें क्या डाल रहे हैं हम, KI डाल रहे हैं। और KI डालने पर इस फेज डायग्राम के अंदर इनमें क्या परिवर्तन होता है, जिसको हमने इस फेज डायग्राम से शो किया गया है, जिसके अंदर यहाँ जो A बिंदु है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जहाँ पर वाटर बर्फ़ के रूप में है। जैसे ही हम इसके अंदर KI मिलाते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर KI मिलाते हैं तो बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, फिर उसके बाद में कम हो गया, मान लो लगभग -23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हिमकारी मिश्रण ही है भी पानी को क्या कर रहा है, बर्फ़ के रूप में ही रखने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा मिश्रण जो हिम में रखने की कोशिश करे या हिम बनाने की कोशिश करे, वो हिमकारी मिश्रण होता है। हिम का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है। तो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम के उस डिब्बे के अंदर बर्फ़ डालने के बाद में उसमें नमक डालता है, तो नमक डालते ही ऐसे ही टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, इसलिए इसे हिमकारी मिश्रण बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने वो एग्ज़ाम्पल नहीं लिया, हमारे सिलेबस के अंदर KiH2O सिस्टम है। अगर बर्फ़ के अंदर ठोस KI डाल दिया जाए तो बर्फ़ का जितना टेम्परेचर होता है उससे टेम्परेचर का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, KI का जो बर्फ़ का जो टेम्परेचर है KI डालने से कम हो रहा है। तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, फिर -23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, और ऐसे होते होते बिंदु C पर आ जाते हैं। C पर फिर ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं और एक संतृप्त विलयन बनाते हैं। इनका सांद्रण होता है धीरे धीरे, और उसी कंडीशन में धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है और बिंदु B पर चला जाता है। तो यहाँ पर तो क्या होता है, इसको तो क्या बोला जाता है, बर्फ़ का गलनांक बक्कर लिख दिया हमने, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई ना पहले से गलनांक बक्कर लिखने की। ये हिमांक बक्कर है, ये क्या कर रहा है, हिमांक में कमी कर रहा है, हिमांक मनमन हो रहा है बर्फ़ का तो कम हो रहा है। ये जो बक्कर जो शो करेगा वो क्या हो जाएगा, KI का विलीयता बक्कर हो जाएगा, KI का विलीयता बक्कर हो जाएगा। और बिंदु C जो होता है वो दोनों के मिलने पर यूटेक्टिक पॉइंट से इसको शो किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से बक्कर बनते हैं उनकी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले बक्कर AC, बक्कर AC जो क्या है, बर्फ़ का हिमांक बिंदु है, बर्फ़ का हिमांक बिंदु है या हिमांक बक्कर है, बर्फ़ का हिमांक बक्कर है। हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उसमें हमने ठोस KI मिलाया और KI मिलाने पर उसके हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यहाँ पर जो परावस्था है वो बर्फ़ और KI 2 है, तो इसलिए P का मान क्या आता है, 2 आता है। तो स्वतंत्रता की कोटि F बराबर C माइनस P प्लस 1, तो F बराबर कंपोनेंट 2 और परावस्था भी 2 और प्लस 1, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक चर सिस्टम है, एक चर सिस्टम है। नंबर 2 बक्कर BC, बक्कर BC, बक्कर BC जो है वो KI का विलीयता बक्कर है, KI का विलीयता बक्कर है। इसके अंदर KI धीरे धीरे बर्फ़ में मिलता जाता है और सॉल्यूशन बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 परावस्थाएं हैं, तो P का मान 2 आता है, तो F बराबर C माइनस P प्लस 1, तो F बराबर 2 माइनस 2 प्लस 1, F बराबर 1।
तो ये क्या है, एक चर सिस्टम है, एक चर सिस्टम है। उसके बाद में बिंदु सी जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट है। क्या है, बिंदु सी जो है यूटेक्टिक पॉइंट है, जहाँ पर 3 प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं और यहाँ पर क्या होता है, ठोस KI होता है, ठोस बर्फ होती है और एक सॉल्यूशन होता है। तो 3 प्रावस्थाएं साम्य में है तो P का मान 3 आता है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान है बराबर C माइनस P प्लस 1 बराबर 2 माइनस 3 प्लस 1, तो F बराबर 0। तो ये क्या है, एचर सिस्टम है। क्या है, एचर सिस्टम है। ये इस प्रकार। उसके अलावा ये तो कुछ बक्कर थे, इसके अलावा कुछ क्षेत्र भी प्राप्त होते हैं। हम क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले ACD क्षेत्र, पहले क्षेत्र काउंट कर लेते हैं हम। उसके अलावा BCD क्षेत्र, एक क्षेत्र ये हो गया। इसके अलावा ACB के ऊपर का क्षेत्र, ACB के ऊपर का क्षेत्र। इसके अलावा D और D डैश के नीचे का क्षेत्र, D डैश के नीचे का क्षेत्र। तो इस प्रकार इस जो फेज डायग्राम है इसके अंदर हमें 3 तो बक्कर प्राप्त होते हैं और 4 क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ACD का क्षेत्र, ACB के ऊपर का क्षेत्र, BCD का क्षेत्र और DCD लिखेंगे भाई, DCD डैश के नीचे का क्षेत्र। ये इतने क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले ACD का क्षेत्र, ACD क्षेत्र के अंदर क्या है, बर्फ और KI सॉल्यूशन है। 2 प्रावस्थाएं साम्य में है तो P का मान कितना है, 2 है, तो F बराबर C माइनस P प्लस 1। तो 2 कंपोनेंट, 2 ही प्रावस्था और F बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक चर सिस्टम होगा। क्या होगा, एक चर सिस्टम होगा या एक चर तंत्र होगा। तो ACD के बीच के क्षेत्र की हमने बात की, जिसमें स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आता है, तो ये एक चर सिस्टम होता है। BCD का क्षेत्र, BCD के क्षेत्र के अंदर भी 2 प्रावस्थाएं, तो P का मान 2, तो F बराबर C माइनस P प्लस 1 बराबर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक चर तंत्र होगा। क्या होगा, एक चर तंत्र होगा या एक चर सिस्टम होगा। फिर उसके बाद में ACB के ऊपर का क्षेत्र, ACB के ऊपर के क्षेत्र के अंदर क्या है, सॉल्यूशंस है, तो P का मान 1 ही आता है, तो F बराबर C माइनस P प्लस 1, कंपोनेंट 2 हो गए और प्रावस्था 1 प्लस, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 2। और ये क्या होगा, द्विचर सिस्टम होगा। क्या होगा, द्विचर सिस्टम होगा। फिर उसके बाद में DCD डैश के नीचे का क्षेत्र, जहाँ पर 2 प्रावस्थाएं ठोस व सॉल्यूशंस, 2 प्रावस्थाएं साम्य में ठोस और यूटेक्टिक 2 प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, तो F बराबर C माइनस P प्लस 1, 2 कंपोनेंट 2 प्रावस्था प्लस 1, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, एक चर सिस्टम होगा। तो प्रावस्था का मान 1 आ रहा है,
स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आ रहा है, तो यह एक चर सिस्टम होगा। तो ये था हमारा KiH2O सिस्टम। इसके अलावा यदि हम कोई भी बिंदु x ले लें, यदि हम KI सॉल्यूशन का कोई भी बिंदु x लें, क्योंकि जहाँ पर बिंदु x है वहाँ पर सॉल्यूशन ही है, यहाँ पर KI का सॉल्यूशन ही बोला जाएगा, क्योंकि KI बर्फ में मिल चुका है और सॉल्यूशन बना चुका है, तो ये KI का सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी बिंदु x लेंगे और वहाँ पर KI का सॉल्यूशन है, और यदि उसका शीतलन करवाया जाए, टेम्परेचर घटाया जाए, तो जैसे ही अब देखो यहाँ से हम इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, और ये बिंदु y होगा, यहाँ पर अगर आ जाएगा तो यहाँ पर बर्फ़ जो होती है वो पृथक होनी शुरू हो जाएगी, ठंडा होने की वजह से बर्फ़ जो है वो पृथक होना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार हमने KI का एक बिंदु x डैश भी लिया है, KI का बिंदु x डैश भी लिया है हमने। अगर कहीं x डैश को जो बिंदु है x डैश, वो KI का x डैश बिंदु है, अगर उसका भी शीतलन करवाया जाए, कहने का मतलब उससे भी अगर ठंडा किया जाए तो वो बिंदु y पर आ जाएगा, या कोई बिंदु x डैश लिया है तो वो y डैश पर आ जाएगा। और वहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमें बर्फ प्राप्त हुई, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ठोस KI प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम x डैश y डैश से शुद्ध बर्फ और शुद्ध KI प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा था KiH2O सिस्टम, जिसके अंदर वाटर को बर्फ़ के रूप में लिया जाता है, उसमें KI को मिलाया जाता है, एक फेज डायग्राम बनाया और उसे एक फेज डायग्राम द्वारा शो किया। अलग अलग बकर पर अलग अलग प्रकार की कंडीशन हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले बकर AC बर्फ़ का हिमांक बकर होता है, प्रावस्था का मान 2 और F का मान 1, तो एक चर सिस्टम होता है। बकर BC KI का विलीयता बकर, P का मान 2 तो F का मान 1 आता है, तो एक चर सिस्टम होता है। बिंदु C ठोस KI ठोस बर्फ और सॉल्यूशन, 3 प्रावस्थाएं समय में होती हैं, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आता है, तो यह एक अचर सिस्टम होता है। उसके अलावा क्षेत्र ACD क्षेत्र, BCD क्षेत्र, ACB के ऊपर का क्षेत्र और DCD डैश के नीचे का क्षेत्र, ACB क्षेत्र जहाँ पर प्रावस्थाएं 2 हैं, 2 प्रावस्थाएं हैं, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1, तो एक चर सिस्टम। BCD के बीच का क्षेत्र, यहाँ भी 2 प्रावस्थाएं, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 1। ACB के ऊपर का क्षेत्र जहाँ पर P का मान 1, तो स्वतंत्रता कोटि का मान 2 आएगा, तो यह एक द्विचर सिस्टम होगा। और DCD डैश के नीचे का क्षेत्र जहाँ पर स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा, तो यह एक चर सिस्टम होगा। अगर हम इस सिस्टम के अंदर किसी भी बिंदु x पर KI का सॉल्यूशन है, उसका अगर शीतलन करवाया जाए, ठंडा करवाया जाए, तो वो y पर पहुंचेगा और y पर पहुंचकर वहां पर हमें शुद्ध बर्फ प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार हमने इसको x y से शो किया है, वैसे ही हम इसको x डैश y डैश से भी शो कर सकते हैं। x डैश से शो किया जाए तो वो एक KI का सॉल्यूशन है, और अगर उसका शीतलन करवाया जाए तो जैसे ही शीतलन करवाते हैं और शीतलन करवाने पर y डैश जो होता है वहाँ पर हमें KI प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम x y या x डैश y डैश पर क्या कर सकते हैं, शुद्ध बर्फ और जो हमारे